तो अब फोर्थ चैप्टर को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक है, इससे पहले हमने जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमें एक फिगर, एक डायग्राम ये देखना है। ये हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक एंजाइम का जिसका नाम है चाइमोट्रिप्सिन। ये जो चाइमोट्रिप्सिन है ये हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो ये एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन जो है इसका लार्ज मॉलिक्यूल है, इसका साइज हमको दिया हुआ है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है द प्रोटीन्स कन्फॉर्मेशन इज स्टेबलाइज लार्जली बाय वीक इंटरेक्शन। यानी कि कोई भी एक प्रोटीन है उसकी कन्फॉर्मेशन यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस चीज़ से स्टेबलाइज होता है कि वो कितना ज़्यादा वीक इंटरेक्शन से मतलब वीक इंटरेक्शंस हैं उसमें। इन कॉन्टेक्स्ट of protein structure, the term stability can be defined as tendency to maintain a native conformation। यानी कि ये जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि किसी भी एक प्रोटीन की अपनी खुद की जो उसकी नेटिव कन्फर्मेशन है उसमें रहने की जो टेंडेंसी है वो स्टेबिलिटी होती है बेसिकली। नेटिव प्रोटीन्स आर ओनली मार्जिनली स्टेबल। जो नेटिव प्रोटीन्स हैं, नेटिव प्रोटीन्स यानी कि जो उसी रीजन के मतलब लोकल प्रोटीन्स जो हैं वो मार्जिनली स्टेबलाइज होते हैं। जो उसमें डेल्टा जी यानी कि गिब्स एनर्जी जो है सेपरेशन की, उनके फोल्ड और अनफोल्ड होने की स्टेट की, वो टिपिकली 20 से 65 किलो जूल मोल की होती है, यानी कि बहुत कम होती है। अ गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन कैन theoretically assume countless different conformation। तो अगर हम एक चेन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस को शो करती है, जिसके रिजल्ट में हमको क्या मिलता है, एक अनफोल्डेड स्टेट जो है प्रोटीन की वो मिलती है, कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ कन्फॉर्मेशनल इंट्रोपी। तो हमें जो कन्फॉर्मेशनल इंट्रोपी है वो भी बहुत ज़्यादा डिग्री की मिलती है। ये जो इंट्रोपी होती है और जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का इंटरेक्शन होता है बहुत सारे ग्रुप में पॉलीपेप्टाइड चेन के वाटर में, वो अनफोल्डेड रहता है, मतलब वो मेंटेन रखते हैं उसको अनफोल्डेडली। द केमिकल इंटरेक्शन दैट काउंट्रैक्ट दीज इफेक्ट एंड stabilize the native conformation include disulfide bonds and the weak non-covalent interactions। तो अब ये जो केमिकल इंटरेक्शंस हैं ये किस चीज़ का इफ़ेक्ट है, ये पहला तो स्टेबलाइज होते हैं ये जो उनकी नेटिव कन्फॉर्मेशंस है उससे। और यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी स्टेबिलिटी में, क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या कर रहा है, उसको बाउंड करके रख रहा है। और दूसरा है नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस, यानी कि जो वीक बॉन्ड्स होते हैं, जैसे हमने चैप्टर सेकंड में अगर यू कैन रिवाइज इट ऑल्सो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक और आयनिक इंटरेक्शंस पढ़े हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एसेंशियल या फिर मतलब अप्रिशिएबल जो है रोल प्ले करते हैं इन वीक इंटरेक्शंस में, स्पेशली जब हम ये समझ रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो प्रेजेंट है एक स्पेसिफिक टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, एंड हाउ दे कंबाइन विद अदर पॉलीपेप्टाइड टू फॉर्म क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और वो किस तरीके से दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ मतलब कि जो दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कंबाइन कर रहे हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन में। About 200 to 460 kilojoule are required to break a single covalent bond, whereas weak interaction can be uh, disrupted by a mere 4 to 30 kilojoule per mole। यानी कि हमें कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में 200 से 460 किलो जूल, विच इज़ अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ हो रही है। जबकि कोई वीक इंटरेक्शन फोर्स है जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इनको तोड़ने के लिए हमको 4 से 30 किलो जूल ही लग रहा है। तो यानी कि ये जो बॉन्ड है प्रोटीन का वो अपनी कन्फर्मेशन के हिसाब से क्या कर सकता है, अपने अपने चेंज कर सकता है अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसीलिए ये वीक इंटरेक्शन से ही बाउंड होता है। इंडिविजुअल कोवलेंट बॉन्ड्स दैट कंट्रीब्यूट टू नेटिव कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन
such as disulfide bond linking separated parts of a single polypeptide chain are clearly much stronger than the weak individual weak interaction. यानी कि ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं जो कि सेपरेट पार्ट मतलब सिंगल जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके सेपरेट पार्ट्स में है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होते हैं इन कंपैरिजन टू एक इंडिविजुअल जो वीक इंटरेक्शन है उसके. Yet because they are so numerous, it is weak interaction that predominates as a stabilizing force in protein structure. तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है वीक इंटरेक्शन होता है इसीलिए ये क्या करता है प्रीडोमिनेट करता है यानी कि प्रीडोमिनेट मतलब कि उस चीज़ को डोमिनेट करता है जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबलाइजिंग फोर्स को. In general, the protein conformation with the lowest free energy, that is the most stable configuration, is the one with maximum number of weak interaction. यानी कि वो प्रोटीन कन्फॉर्मेशन जिसमें सबसे कम एनर्जी यूज़ हुई है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वीक इंटरेक्शंस है. बहुत सारे वीक इंटरेक्शंस अगर एक साथ लगेंगे कहीं पे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. The stability of a protein is not simply the sum of the free energies of formation of many weak interactions within it. यानी कि जो स्टेबिलिटी होती है एक प्रोटीन की वो सिंपली हम ये नहीं कह सकते कि सम होता है एनर्जी का बट हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जो वीक इंटरेक्शंस हैं वो उसके सराउंड मतलब उसमें काम कर रहे हैं. सो एवरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रुप इज अ folded polypeptide chain was hydrogen bonded to water prior to folding. And for every hydrogen bond formed in protein, a hydrogen bond of similar strength between the same group and water was broken. तो जो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब हम बात कर रहे हैं एक ग्रुप में फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन की तो वो क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. The net stability contributed by a weak interaction or the difference in free energy of fold and unfold state may be close to zero. यानी कि अगर अगर हम एक कोई एक सिस्टम है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है सपोज दैट इट इज़ 100 और एक सिस्टम है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है सपोज दैट -100. तो जब हम इन दोनों को एक साथ लेंगे तो ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा जो पूरा सिस्टम है वो क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा. तो इसीलिए ये जो वीक इंटरेक्शंस की एनर्जी है फोल्ड और अनफोल्ड की ये ज़ीरो हो जाती है. We must therefore look elsewhere to explain why the native conformation of the protein is favored. तो इसीलिए हम ये चीज़ इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी प्रोटीन की जो कन्फर्मेशन है वो क्या है. We find that contribution of weak interactions to protein stability can be understood in terms of properties of water. तो वाटर की क्या प्रॉपर्टी है वाटर की जो वीक इंटरेक्शंस हैं उससे हम ये चीज़ समझ सकते हैं जो हमने वाटर की प्रॉपर्टीज़ समझी थी उससे हम ये वीक इंटरेक्शंस और प्रोटीन की स्टेबिलिटी को भी समझ सकते हैं. तो जो प्योर वाटर है उसमें क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है मतलब H2O का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड होता है तो इसीलिए वो क्या है बहुत ज़्यादा स्टेबल है पानी. इट इज़ वेरी स्टेबल बिकॉज ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नो अदर मॉलिक्यूल हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोटेंशियल ऑफ कार्बन. कोई भी जैसे अमोनिया है उसमें भी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेकिन किसी के भी पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है जितना ज़्यादा वाटर के पास होता है. एंड अदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एन एक्वस सोल्यूशन डिस्टर्ब द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर. और कोई भी अगर दूसरा मॉलिक्यूल पानी में प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने की कोशिश करेगा उसको इंटरप्ट करेगा उसको डिस्टर्ब करेगा. द वाटर सराउंडिंग अ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल कोई हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है यानी कि वो मॉलिक्यूल जो कि डिज़ोल्व नहीं होता है पानी में. द ऑप्टिमम अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड रिजल्ट इन अ हाईली स्ट्रक्चर्ड शेल ऑफ सॉल्वेशन लेयर. तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका ऑप्टिमल अरेंजमेंट क्या करता है एक शेल स्ट्रक्चर की तरीके से मतलब उसको सॉल्वेशन लेयर बना देता है ऑफ वाटर इन द इमीडिएट विसिनिटी यानी कि उसके आसपास की विसिनिटी में और उस हाइड्रोफोबिक सोल्यूशन को बिल्कुल अलग कर देता है. जैसे कि सपोज दैट दिस इज़ अ कंटेनर एंड इट हैज़ वाटर ऑल अराउंड.
इसमें मैंने एक हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन डाल दिया, तो ये जो हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन है वो ऐसे मतलब कलेक्ट हो जाएगा एंड दिस इज़ वाटर ऑल अराउंड। यानी कि वो क्या कर रहा है, इसको इसमें सॉल्वेशन लेयर बना दे रहा है, एक अलग कर दे रहा है उसको। So, however, when the non-polar groups are clustered together, there is a decrease in the extent of solvation layer because each group no longer present in the entire surface of the solution. तो क्योंकि ये जो है हाइड्रोफोबिक है, तो इसने अपनी एक क्या बना ली, अपनी एक सेपरेट मतलब क्लस्टर बना लिया, जिसकी वजह से जो सॉल्वेशन लेयर है उसका एक्सटेंशन जो होता है वो नहीं होता है। यानी कि सॉल्वेशन, इसको सॉल्व करने की, अपने अंदर डिज़ोल्व करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। द रिजल्ट इज़ अ फ्लेवर इंक्रीज इन एंट्रोपी, यानी कि जो केओटिकनेस है वो बढ़ रही है, जो रैंडमनेस है वो बढ़ रही है सोल्यूशन की। एज डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 2, दिस एंट्रोपी टर्म इज द मेजर थर्मोडाइनमिकली ड्राइव फोर्स फॉर द एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स इन एक्वस सोल्यूशन। तो जब हमने चैप्टर सेकंड पढ़ा था, चैप्टर सेकंड इज़ अबाउट वाटर, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि बहुत सारी ऐसी जो मेजर थर्मोडाइनमिकली ड्राइव फोर्सेस होते हैं वो इसी हाइड्रोफोबिक ग्रुप के क्या होते हैं, इंटरेक्शन से होते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है। हाइड्रोफोबिक अम्यूनो एसिड साइड चेन देयरफॉर टेंड टू क्लस्टर इन अ प्रोटीन इंटरफेयर अवे फ्रॉम वाटर। तो ये जो हाइड्रोफोबिक यानी कि पानी से डरने वाले जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, क्लस्टर बना देते हैं अपना प्रोटीन में। अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक इंटरैक्शंस इन अ प्रोटीन इज ड्राइवन लार्जली बाय द सेम एंट्रोपिक इफेक्ट। तो अभी ये जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है एक प्रोटीन में, वो बहुत ज़्यादा डराइव किससे होते हैं, सेम एंट्रोपी से, यानी कि उन दोनों की रैंडमनेस सेम होगी। पोलर ग्रुप कैन जनरली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर एंड हेंस आर सोल्यूबल इन वाटर। अब जो पोलर हैं वो क्या है, वो हाइड्रोजन के ही साथ क्या बना दे रहे हैं, बॉन्ड बना दे रहे हैं, तो वो क्या है, सोल्यूबल है वाटर में। However, the number of hydrogen bond per unit mass is generally greater for pure water than for any other liquid or solution. ये कह रहा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो प्योर वाटर होता है उसमें उसका पर यूनिट मास जो है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दूसरे जो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं उनके कंपैरिजन में। And there are limits to the solubility of even most polar molecules as their presence causes a net decrease in hydrogen bonding per unit mass. हमें पता है कि अगर हम एक वाटर में हम कुछ चीज़ डिज़ोल्व करते जाते हैं तो उसका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। उस सैचुरेशन के पॉइंट के बाद कोई भी सब्सटेंस उसमें डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। इसके पीछे पीछे का रीज़न ये होता है कि जितना ज़्यादा हम किसी सॉल्यूट को उसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं, उतना ज़्यादा वो क्या कर रहा है उतना ज़्यादा उस हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद कोई भी सॉल्वेंट डिज़ोल्व, मतलब कोई भी सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता है उसमें। तो देयरफॉर अ सॉल्वेशन शेल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वाटर विल फॉर्म टू सम एक्सटेंड अराउंड पोलर मॉलिक्यूल। तो कुछ सॉल्वेशन शेल जो है वो बन जाती है उस पोलर मॉलिक्यूल के अराउंड। Even though the energy of formation of an intramolecular hydrogen bond or ionic interaction between the two polar molecule is a macromolecule in largely cancel out by elimination। तो लेकिन बहुत सारे जो एनर्जी की जो फॉर्मेशन होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से या फिर आयनिक इंटरेक्शन से दो पोलर ग्रुप्स के बीच में किसी भी माइक्रोमोलिक्यूल के, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है एक दूसरे के इंटरेक्शंस के साथ। इंटरेक्शन बिटवीन सेम ग्रुप एंड वाटर, तो अपने ही सेम ग्रुप के इंटरेक्शंस के साथ और वाटर के इंटरेक्शंस के साथ वो कैंसिल हो जाती हैं। द रिलीज ऑफ स्ट्रक्चर वाटर व्हेन द इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन इज फॉर्म प्रोवाइड एन एंट्रोपिक ड्राइव्ड फोर्स फॉर फोल्डिंग। तो ये क्या होता है, एक इंट्रोपिक ड्राइविंग फोर्स जो है वो देता है उसकी फोल्डिंग को। मोस्ट ऑफ द नेट चार्ज इन फ्री energy that occur when weak interaction are formed with a protein in there is therefore derived from the increased entropy in the surrounding aqueous solution resulting from the burial of hydrophobic surface।
तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी फ्री एनर्जी होती है जो कि वीक इंटरेक्शंस की वजह से होती है एक प्रोटीन में, और ये क्या करती है, इसीलिए उसकी जो इंट्रॉपी है वो बढ़ जाती है अपने सराउंडिंग एक्वस सोल्यूशन के रिजल्ट में, जिसकी वजह से वो एक हाइड्रोफोबिक सरफेस को क्या कर रही है, बना रही है. This more than counterbalance the large loss of conformational entropy as the polypeptide is constrained into a single folded conformation. तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक काउंटर बैलेंस है जो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है कन्फॉर्मेशनल एंट्रोपी का एक पॉलीपेप्टाइड में, उसको ये कंस्ट्रेन कर देता है सिंगल फोल्ड में. हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस आर क्लियरली इंपॉर्टेंट इन स्टेबलाइजिंग अ प्रोटीन कन्फॉर्मेशन. तो ये जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन को स्टेबल करने में, उसकी कन्फॉर्मेशन को. द इंटीरियर ऑफ प्रोटीन इज़ जनरली अ डेंसली पैक्ड कोर ऑफ हाइड्रोफोबिक अम्यूनो एसिड साइड चेन. तो अब ये जो कन्फॉर्मेशन है ये क्या कर रही है, डेंसली पैक्ड जो कोर है हाइड्रोफोबिक अम्यूनो एसिड चेन का, उसको स्टेबलाइज कर रही है. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट एनी polar or charged group in the protein interfere have suitable partners for hydrogen bond or ionic interaction. तो जो चार्ज ग्रुप हैं प्रोटीन इंटीरियर जो सूटेबल पार्टनर्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के या फिर आयनिक इंटरैक्शंस के. वन हाइड्रोजन बॉन्ड सीम्स टू कंट्रीब्यूट लिटिल टू द स्टेबिलिटी ऑफ अ नेटिव स्ट्रक्चर, बट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और चार्ज्ड ग्रुप without partners in the hydrophobic core of protein can be so destabilizing. तो अब ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत कंट्रीब्यूशन जो बहुत है वो कम है अपने नेटिव स्ट्रक्चर में. जो प्रेजेंस है हाइड्रोजन बॉन्ड की, जो चार्ज है ग्रुप में, बिना किसी हाइड्रोफोबिक कोर प्रोटीन की, ये क्या होती है, क्या करती है, डिस्टेबलाइज कर देती है उस कन्फॉर्मेशन को. Containing these groups are often thermodynamically unthreatenable. The favorable free energy change realized by combination of such group with a partner in the surrounding solution can be greater than the difference in free energy between the folds and unfold state. यानी कि ये जो एनर्जी है, ये जो फ्री एनर्जी चेंज हो रहा है इस कॉम्बिनेशन से जो हमें मिल रहा है, मतलब एक हाइड्रोफोबिक और फिलिक के उससे मिल रहा है जो हमें इन पार्टनर्स के सराउंडिंग के साथ, वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है इन इसका डिफरेंस ज़्यादा होता है फ्री एनर्जी का फोल्ड और अनफोल्ड स्टेट के कंपैरिजन में. एडिशन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ग्रुप्स इन प्रोटीन फॉर्म कॉपरेटिवली. यानी कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ग्रुप्स हैं जो प्रोटीन के, कॉपरेटिवली क्या होता है, एडिशन होता है इनका. फॉर्मेशन ऑफ वन हाइड्रोजन बॉन्ड फैसिलिटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड. यानी अगर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वो दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाएगा. और ये जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन बनता है जो कि स्टेबलाइज करता है एक प्रोटीन की कन्फॉर्मेशन को. द इंटरैक्शन ऑफ अपोजिटली चार्ज ग्रुप दैट फॉर्म एन आयनिक पेयर मे ऑल्सो हैव एन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट. तो अब ये जो इंटरैक्शन है अपोजिट चार्ज के ग्रुप्स का एक आयनिक सॉल्ट के ब्रिज में, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इससे भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में इफेक्ट पड़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है एक कोई भी नेटिव जो प्रोटीन है उसकी कन्फॉर्मेशन में. मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर पैटर्न आउटलाइन इन द चैप्टर रिफ्लेक्ट्स टू सिंपल रूल. तो अब इस चैप्टर में हमें दो सिंपल रूल हैं. एक तो है हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज are largely buried in protein interfere away from वाटर. उसके अलावा जो नंबर है हाइड्रोजन बॉन्ड के एक प्रोटीन में वो मैक्सिमाइज होते हैं. जो इनसॉल्यूबल प्रोटीन है या फिर जो प्रोटीन्स हैं मेम्ब्रेन के अंदर, जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ब्यूरीड प्रोटीन्स होते हैं. तो ये क्या है, ये समहाउ दे फॉलो डिफरेंट रूल्स. उनमें डिफरेंट रूल्स लगते हैं उनकी स्टेबिलिटी के में, अलग तरीके के रूल लगते हैं उनके इन्वायरमेंट के साथ. बट वीक इंटरेक्शन आर स्टिल क्रूशियल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स. तो बेसिकली ये बस समझाना चाह रहा है ये पूरा पैराग्राफ कि किस तरीके से
ये जो वीक इंटरैक्शंस हैं वो स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं एक प्रोटीन की सॉल्यूशन में या फिर वैसे भी विदिन भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है द प्रोटीन बॉन्ड इन रिजिड एंड अ प्लेनर। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।